Hello everyone, I welcome you all on your channel Exam Elan and my name is Ravi Dagar और मेरे को ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं इंग्लिश पढ़ाते हुए, जिसमें मैंने एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, एक्स एंड वाई ग्रुप के बैचेस कवर किए हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स होती हैं जो बहुत बेसिक होती हैं, जो फंडामेंटल होता है, जिसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनका फंडामेंटल या बेसिक आपको पता होना चाहिए, और उनमें से एक टॉपिक है टेंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपको टेंस पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, चाहे आपका एग्ज़ाम बैंकिंग हो। कितना भी छोटे से छोटा एग्जाम या बड़े से बड़ा एग्जाम है, उसको फंडामेंटल या बेसिक चीजें कवर करनी ही पड़ेंगी। तो टू स्टार्ट विद, लाइक आई सेड, टेंस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक है, काफी फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं स्पेसिफिकली। टेंस ऐसा नहीं है कि किसी एक ही एग्जाम से स्पेसिफिक है। टेंस इज वेरी सिंपल अगर आप उसका फंडामेंटल और बेसिक अच्छे से समझ पाओगे तो। टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, एंड टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें टेंस क्यों पढ़ना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस का कितना रोल है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। टेंस क्या है एक्चुअल में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें इसको कैसे सीखना है, और सारी चीजें टेंस से जो रिलेटेड हैं। आज की क्लास में मैं सिर्फ बेसिक या फंडामेंटल ही करवाने वाला हूँ, डिटेल में आज टेंस कवर नहीं होने वाला है, बट ये बेसिक या फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, या फिर जिन्होंने टेंस को सिर्फ स्कूल में ही पढ़ा था और उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में टेंस ता है, ती है के अलावा भी होता है, चुका है, चुकी है के अलावा भी होता है। टेंस रहा है, रही नहीं होता है। सिर्फ रहा है, रही से अगर आप टेंस सीख रहे हो तो आप कंपटीशन लेवल की इंग्लिश नहीं सीखने वाले हो। तो हम यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं सीखने वाले हैं, टेंस को कैसे पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। टेंस क्या है, टेंस, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या है टेंस? थिंक कि टेंस की डेफिनेशन आपके दिमाग में क्या आती है? आपको क्या लगता है कि टेंस अगर कोई कह रहा है तो फिर उसका जवाब क्या होना चाहिए? शायद ज्यादातर के दिमाग में यही आया होगा कि टेंस का मतलब होता है टाइम। एम आई करेक्ट? इज दैट व्हाट यू आर थिंकिंग? ऐसा सोच रहे हो कि टेंस का मतलब टाइम होता है? तो क्या टेंस और टाइम दोनों एक ही हैं? और अगर दोनों एक ही हैं तो फिर ये सोचो कि टेंस कितने होते हैं। थिंक, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसा ही सोचा है कि यहाँ तीन ही होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में टेंस क्या है, और जो आज से पहले हमने हिंदी से टेंस पढ़ा है वो एक्चुअल में इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही पढ़ोगे तो आप बिल्कुल सही चीजें सीखने वाले हो। अगर आप ट्रांसलेशन से सीखोगे तो फिर कुछ ऐसी चीजें जरूर रहेंगी जो आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंग्लिश में नहीं है, और इंग्लिश में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंदी में नहीं है। ट्रांसलेशन में जो ये चीजें होती हैं ये मिस हो जाती हैं और इनको आप अच्छे से सीख नहीं पाते हो। फोकस यहीं पे रखना है नेक्स्ट 40-50 मिनट्स जितनी भी देर की क्लास होने वाली है, एंड साथ के साथ सोचते चलना है कि आज से पहले हम टेंस को लेके क्या सोचते थे और आज हमारा टेंस को लेके परसेप्शन क्या बना है। टेंस सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई कहे टाइम है, नहीं, टेंस टाइम के पैरेलल नहीं होता है। टेंस इज नॉट टाइम। टेंस और टाइम इंटर रिलेटेड जरूर हैं, लेकिन टेंस और टाइम एक नहीं है। कैसे नहीं है? We'll cover that right now in the slides to come. Tense क्या है, उसकी importance क्या है, we'll cover everything right now. Important of tense, importance कि tense important क्यों है, अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। Then understanding the basic structure, tense का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आप किस चीज को कैसे लिखोगे, कहां पे क्या चीज पहले आएगी, क्या बाद में आने वाली है, that comes under structure. Then implementation,
आपने इंपॉर्टेंस समझ ली है, आपने ये भी देख लिया है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को जब इंप्लीमेंट करोगे तो वो इंप्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है, विल कवर दैट। देन हाउ टू स्पॉट एंड करेक्ट द एरर्स। जब आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि जो आपने इंप्लीमेंट किया है क्या वो सही है या गलत है। अगर वो सही है तो उसमें कोई गलती, आई मीन अगर वो गलत है तो उसमें क्या आपको चेंजेस करने हैं ताकि वो सही हो जाए। सो इंपॉर्टेंस ऑफ टेंस। टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, किसी के लिए भी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कुछ पॉइंट हैं that you need to keep that in mind. To understand formation of sentences which make a meaningful paragraph. इसको हिंदी लैंग्वेज में अगर हिंदी में सीधा सीधा मैं ट्रांसलेट करके कहूं तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि जब आप टेंस सीखते हो तो सीधा सीधा ये होने वाला है कि अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, जो टेंस सिखाता है कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, तो जैसे ही आपने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखी है आप उस सेंटेंस फॉर्मेशन की हेल्प से पैराग्राफ बनाना सीखते हो। मींस आपको पता होगा कि ये वर्ड पहले रखना है, ये वर्ड बाद में रखना है, इन दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, और अलग अलग चीजें या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इसमें आते हैं। सो सेंटेंस फॉर्मेशन आपको समझ में आने वाला है कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, और उन सेंटेंसेस को जब एक साथ अरेंज किया जाता है दैट बिकम्स अ पैराग्राफ। तो वो पैरा होता है, और चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दैट्स व्हाई आपको टेंस समझना जरूरी है। देन हाउ टू फाइंड टेंस रिलेटेड एरर्स इन एरर स्पॉटिंग। अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जहां पे सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं एरर स्पॉटिंग के, जहां पे एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और आपको उन पार्ट्स में से देखना होता है कि किस पार्ट में एरर है। अब वो जो एरर होती हैं वो पूरी ग्रामर की होती हैं, उसमें हर चैप्टर इन्वॉल्व होता है, लेकिन उस एरर में, उन एरर में टेंस से रिलेटेड एरर भी पूछी जाती हैं कि इसका टेंस सही है या फिर गलत है। हालांकि ये पूछेगा नहीं कि टेंस सही है या गलत है, पूछने ये वाला है कि इसमें एरर है या नहीं। अब उसमें वो टेंस की एरर है या नहीं ये आपको टेंस पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। नाउन या प्रोनाउन पढ़ने के बाद आप सिर्फ नाउन की एरर ढूंढ पाओगे, लेकिन टेंस पढ़ने के बाद आपको टेंस की एरर समझ में आने वाली है। देन हाउ टू चूज द बेस्ट सूटेड ऑप्शन। बेस्ट सूटेड ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि एक हुआ एरर स्पॉटिंग, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो ये शो करता है जहां पे आपको एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से लिख दिया जाता है, या फिर एक सेंटेंस के कुछ पार्ट को अंडरलाइन करके उसके रिप्लेसमेंट दे दिए जाते हैं, और एग्जामिनर पूछता है कि इन गिवन ऑप्शन में से जो बेस्ट सूटेड है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब वो बेस्ट सूटेड का बेसिस टेंस हो सकता है, जैसे एरर में टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से 4 में से एक जो होगा वो बेस्ट होगा। कौन से वाला बेस्ट होगा वो टेंस पे बेस पूछा जा सकता है। हाउ टू राइट लेटर्स एंड पैसेजेस। लेटर्स और पैसेजेस जैसे कि आपको लिखने पड़ते हैं एसएससी एग्जाम्स में और बैंकिंग एग्जाम में, जहां आपको डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई करना होता है, आपको लेटर और पैसेजेस लिखने होते हैं। तो अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, पैराग्राफ बनाने आते हैं, तो फिर आप पैसेजेस और लेटर भी लिख पाओगे। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट्स सी कि और क्या चीजें हम देखने वाले हैं। सो टेंस क्या है? टेंस क्या है? टेंस, लेट मी हाइड दिस डेफिनेशन। टेंस, आप क्या सोचते हो कि टेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए, टेंस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर 1 मिनट कि क्या कुछ ऐसा है जो आप इसमें ऐड करना चाहते हो? टेंस का मतलब काल होता है। कौन सा काल होता है और किसका काल होता है? टेंस का मतलब टाइम होता है, अच्छे वाला टाइम या बुरे वाला टाइम? सो अच्छा बुरा टाइम नहीं, क्योंकि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। सो टेंस है ये। टेंस को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया जा सकता है कि टेंस वर्ब की एक फॉर्म है। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस वर्ब की एक फॉर्म है जो टाइम के अलग अलग पॉइंट को रिलेट करती है। टेंस का सीधा सीधा मतलब टाइम नहीं है, टेंस का सीधा सीधा मतलब है वर्ब की फॉर्म। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है एक्शन। तो किसी भी एक्शन की अलग अलग फॉर्म
टेंस को डिफाइन करती हैं। ये कुछ ऐसे ही हुआ कि अगर आपके सामने कोई सेंटेंस बोल रहा है या लिख रहा है कि he played well, he played well, तो इस सेंटेंस में आप सिर्फ एक ही वर्ड को देख के ये बता सकते हो कि ये टेंस कौन सा है, और वो क्या है? played। और played क्या है? played is a verb। तो जो वर्ब की फॉर्म होती है वो एक्चुअल में ये डिसाइड करती है कि ये कौन सा टेंस है। अब ये जो वर्ब की फॉर्म है ये कौन से वाली फॉर्म है, क्या ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, यही डिसाइड करेगी कि ये टेंस कौन सा होने वाला है। अब इसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है? वर्ब की ये फॉर्म टाइम के अलग अलग पॉइंट को कैसे रिलेट करेगी, वही टेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर मैं इस प्लेड को चेंज करके लिखूं he plays well, he plays well, तो he plays well में ये जो वर्ब थी हमने इसको played को plays बना दिया है। अब ये वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है तो डेफिनेटली दोनों का टेंस भी चेंज हो गया है। सो वर्ब की फॉर्म टाइम के अलग अलग पॉइंट में। रिमेंबर मैंने यहाँ पे कोई भी टाइम रिलेटेड वर्ड नहीं लिखा है, ना टुडे लिखा है, ना टुमारो लिखा है, ना येस्टरडे लिखा है, ना राइट नाउ लिखा है। तो आप सिर्फ वर्ब की फॉर्म से ये पहचान सकते हो कि वो एक्चुअल में टेंस कौन सा है। सो वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट को रिलेट करेगी। वर्ब की फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? किसी भी वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं? इट्स वेरी इजी, इजंट इट? कि वर्ब की जो फॉर्म है वो सबने पढ़ी होंगी कि वर्ब की 3 फॉर्म तो हर किसी ने पढ़ी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके अलावा 2 फॉर्म्स और होती हैं जिनको एस या ईएस और आईएनजी फॉर्म के नाम से जाना जाता है। सो वर्ब की फॉर्म जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, देन यू हैव द सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है, देन यू हैव द थर्ड फॉर्म जिसे थर्ड फॉर्म कहो या परफेक्ट फॉर्म कहो, मतलब एक ही है, देन यू हैव फोर्थ फॉर्म विच इज द आईएनजी फॉर्म। प्ले को प्लेइंग करोगे तो आईएनजी हो जाएगा, प्ले को प्लेड किया तो सेकंड फॉर्म हो गया, और प्ले की प्लेड ही थर्ड फॉर्म होती है। देन यू हैव द लास्ट फॉर्म विच इज द फिफ्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं एस या ईएस वाली फॉर्म। मतलब किसी वर्ब के साथ आप एस या ईएस ऐड कर दोगे तो वो जो फॉर्म बनेगी वो सिंगुलर फॉर्म बनेगी। और कुल मिला के ये 5 फॉर्म होती हैं जो अलग अलग टेंस को डिसाइड करती हैं। अब ये वर्ब की फॉर्म, ये जो वर्ब की फॉर्म है, ये जो वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचों फॉर्म टाइम के अलग अलग पॉइंट में कैसे यूज की जाती हैं उसी को टेंस कहते हैं। अब टाइम के पॉइंट कितने हैं वो देख लेते हैं। टाइम के पॉइंट हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फ्यूचर तो टाइम होता ही नहीं है। होता है? हाँ भी आ रहा होगा, जवाब ना भी आ रहा होगा कि हिंदी में तो होता है वर्तमान, भूत और भविष्य, लेकिन आप ये सोच के देखो ये जो फ्यूचर है क्या ये अब तक आया है? क्या ये पक्का है आने वाला है? क्या ये सबके लिए आने वाला है? हो सकता है मेरे लिए आए, लेकिन क्या ये सबके लिए आएगा? सोचो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत बीमार है और अनफॉर्चुनेटली कोई मिस हैपनिंग होती है, तो क्या उसके लिए फ्यूचर आने वाला है? उसके लिए फ्यूचर नहीं आने वाला है। सो फ्यूचर जो होता है वो कभी भी परमानेंट नहीं होता है, वो इनडेफिनेट होता है। इसीलिए जनरली ये कहा जाता है कि फ्यूचर टेंस एक्चुअल में या फ्यूचर टाइम एक्चुअल में नहीं होता है, विच इज ट्रू इन सम वे, जो बिल्कुल सही है कि फ्यूचर जो होता है वो हमेशा नहीं होता है। लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में तीनों ही स्ट्रक्चर लिखे होते हैं, जैसे वॉइस और नरेशन में, जैसे एरर स्पॉटिंग में और जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो कहने के लिए फ्यूचर नहीं होता है, लेकिन आपका समझना जरूरी है, क्योंकि उस फ्यूचर पे बेस एग्जाम में स्ट्रक्चर लिखे होंगे। तो जब तक आप फ्यूचर के स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे तब तक आप फ्यूचर से रिलेटेड एरर को स्पॉट नहीं कर पाओगे या फिर उसको सही नहीं कर पाओगे।
सो टाइप्स ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब जैसे कि हमने समझा कि वर्ब जो होती है वही डिसाइड करती है, एक्शन ही डिसाइड करता है टेंस को। तो वर्ब की फॉर्म हमने पढ़ी, 5 फॉर्म होती हैं। टाइम के पॉइंट हमने पढ़े कि 3 पॉइंट होते हैं। अब किसी वर्ब को अगर आप कहो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से नहीं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ब लिखी रहती है, जैसे कोई आपसे ये कहे कि he is watching a movie, तो यहां पे आपको 2 वर्ड दिख रहे होंगे जो वर्ब हैं, एक तो है is और एक है watching। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहाँ पे फॉर्म तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक ये वर्ब है is और एक ये वर्ब है watching। तो ये जो is वर्ब है, इस वर्ब को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और ये जो watching है इसको हम कहते हैं मेन वर्ब। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है और MV का मतलब होने वाला है मेन वर्ब। ऐसे ही अगर मैं इस is को यहां से हटाऊं और मैं कुछ और लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा he was watching a movie, he was watching a movie। तो अब यहाँ पे वॉचिंग तो सेम है, जो सेंटेंस की मेन वर्ब है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इज की जगह वॉज हो गया है। तो यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज की है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है वो भी हम कवर करने वाले हैं। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 टाइप की वर्ब होती हैं। वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है, इसके डिफरेंस को हम समझने वाले हैं। ऑलराइट, सो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। व्हाट इज अ मेन वर्ब? जैसे हमने लिखा था प्लेइंग। सो मेन वर्ब जो होती है सेंटेंस में, इट इज द मेन एक्शन। वो मेन एक्शन होता है किसी भी सेंटेंस का, और वो मेन एक्शन हेल्प करता है सेंटेंस को ये बताने में कि वो कौन से टेंस में है। जैसे अब तक हमने कहा टेंस का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म, तो सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब उस सेंटेंस में ये बताती है कि सेंटेंस का जो टेंस है वो एक्चुअल में क्या है, डिसाइडिंग द टेंस। अब सेकंड वर्ब पे आते हैं कि सेकंड वर्ब कौन सी होती है। सेकंड वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब करती है हेल्प। उसका नाम हेल्पिंग वर्ब इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसका काम ही होता है हेल्प करना। अब वो किसकी हेल्प करती है, वो हेल्प करती है मेन वर्ब की। कैसे हेल्प करती है, वो हेल्प करती है मेन वर्ब को ये डिसाइड करने में कि वो कौन से टाइम की मेन वर्ब है। विच मीन्स आपकी मेन वर्ब ये बता देगी कि वो टेंस कौन सा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो कौन से टाइम में है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। इस चीज को डिसाइड करने का काम होता है हेल्पिंग वर्ब का। सो एक हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है सेंटेंस के टेंस को, और एक मेन वर्ब डिसाइड करती है, सॉरी, एक हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है सेंटेंस के टाइम को, और एक मेन वर्ब डिसाइड करती है सेंटेंस के टेंस को। सो ये जो थ्योरी हो रही है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू होती है। अगर ये क्लियर हो जाएगा, अगर इस थ्योरी को समझ पाओगे, तो टेंस आगे जाके बहुत आसान होने वाला है। या फिर मैं इतना कहूं कि टेंस का जो 50% है, 50% अंडरस्टैंडिंग बेस, वो हम आज ही कवर करने वाले हैं। अगर वो आज आप समझ पाओगे तो आगे का जो 50% है वो आसान होने वाला है। और अगर ये 50% आपको आसानी समझ में आया है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि आपको वॉइस और नरेशन में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सीधी सीधी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि वॉइस और नरेशन का सबसे पहला स्टेप ही ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको टेंस आइडेंटिफाई करना होता है कि जो सेंटेंस लिखे होते हैं वो कौन से टेंस में है, आगे कुछ और करने से पहले, उनको सही या गलत करने से पहले। सो नोट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, 2 टाइप की वर्ब होती हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब होती है एंड मेन वर्ब होती है। अब ये सोचो कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है, अगर मैं लिखूं किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है, जैसे
he played well, जैसे पहले लिखा हुआ था। तो ये played जो है ये सेंटेंस की अकेली वर्ब है, या फिर she works there। तो ये जो played है अकेली वर्ब है, इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है, और ये जो works है ये भी अकेली वर्ब है, इसके अलावा कोई और वर्ब यहाँ पे नहीं है। ये जो played मेन वर्ब है और ये जो works मेन वर्ब है, अब ये अकेला ही डिसाइड करेगा कि सेंटेंस का टेंस और टाइम क्या है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसे ये बताने के लिए कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। सो नोट, इफ देयर इज ओनली वन वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज द मेन वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस। अगर वो अकेली वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, और वो मेन वर्ब डिसाइड करेगी सेंटेंस के टाइम और टेंस को। अगर अकेली वर्ब है तो मेन वर्ब होगी, और अकेली मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंसेस में आ सकती है। सिर्फ दो ही टेंस ऐसे हैं जिनमें एक वर्ब अकेली वर्ब मेन वर्ब होती है, और वो टेंस होते हैं या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अकेली वर्ब आती है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में अकेली वर्ब आती है। बाकी जितने भी टेंस होंगे, टाइम होंगे, हर किसी में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों देखी जाती हैं। देयर आर ओनली टू टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, जहां पे अकेली वर्ब मेन वर्ब हो सकती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज एंड नोट, जैसा कि पहले बताया है कि मेन वर्ब डिसाइड करती है टेंस को, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिसाइड करती है टाइम को। मेन वर्ब डिसाइड्स द टेंस एंड हेल्पिंग वर्ब डिसाइड्स द टाइम। मेन वर्ब टेंस को डिसाइड करेगी और हेल्पिंग वर्ब टाइम को डिसाइड करेगी। तो मेन वर्ब अगर टेंस को डिसाइड करेगी तो टेंस कितने होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब अगर टाइम को डिसाइड करेगी तो टाइम कितने होते हैं। टेंस होते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट, या जिसको सिंपल कहा जाता है, then you have second which is continuous ing, then third is perfect when the action is completed, and fourth जो होता है वो होता है perfect continuous। तो कुल मिला के ये चार टेंस होते हैं। कौन कौन से टेंस होते हैं? रिपीट आफ्टर मी, कौन कौन से टेंस होते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कैसे पता लगेगा कि वो इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? उसको कौन बताएगा? सेंटेंस की मेन वर्ब बताएगी। प्ले लिखा होगा, प्लेइंग लिखा होगा, प्लेज लिखा होगा, प्लेड लिखा होगा, वो बताने वाला है कि कौन सा टेंस है। फिर ये वर्ब क्या डिसाइड करेगी? ये वर्ब डिसाइड करेगी कि टाइम कौन सा है। टाइम कितने होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फॉर द सेक ऑफ टेंस, फॉर द सेक ऑफ स्ट्रक्चर जो एग्जाम में आते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर टेंस होता है। हालांकि फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, पॉइंट्स टू रिमेंबर। वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं, कौन सी फॉर्म कौन सा टेंस बनाती है, और कितनी फॉर्म के बारे में आपको, फर्स्ट फॉर्म के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सेकंड फॉर्म के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, थर्ड फॉर्म के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। लेट्स कवर दैट। सो वी हैव द फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? इट फॉर्म्स इनडेफिनिट टेंस। फर्स्ट फॉर्म हमेशा इनडेफिनिट टेंस फॉर्म करेगी, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर नहीं। तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहना है हमेशा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होती है, पास्ट इंडेफिनिट में भी होती है और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होती है। अगर एग्जांपल चाहिए तो ऐसे देखो, अगर मैं कहूं फर्स्ट फॉर्म, दे वर्क एट द एयरपोर्ट। They work at the airport। अकेली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा टाइम और टेंस हुआ?
प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब देखो, शी डिड नॉट वर्क देयर, शी डिड नॉट वर्क देयर। डिड हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है और वर्क जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कह सकते हो, इट इज पास्ट इंडेफिनिट। शी विल वर्क देयर, शी विल वर्क देयर। तो विल यहाँ पे डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब है और वर्क जो है वो मेन वर्ब है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें फर्स्ट फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट जिसमें फर्स्ट फॉर्म है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर नहीं बनाती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब उसे ये बताती है कि वो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में है। इट्स एक्चुअली द टेंस जिसको वो डिसाइड करती है। और क्या पता होना चाहिए इसके बारे में? अगर इस सेंटेंस के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो डू, डज, डिड, विल या शेल में से कोई एक होने वाली है। जैसे यहाँ पे हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है, अगर कोई वर्ब यूज की जाएगी तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी या तो डू या डज होगी या फिर डिड होगी या फिर विल या शेल होने वाली है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वर्क, हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर मैं इसके साथ कोई वर्ब लिखने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसे लिखी जाएगी, दे डू नॉट वर्क देयर, दे डू नॉट वर्क देयर। तो डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और वर्क मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। सो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं या तो वो डू या डज होती है, अगर डू या डज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अगर डिड होगी तो पास्ट इंडेफिनिट होगा और अगर विल या शेल में से कोई एक है तो फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट होने वाला है। दो चीजें याद रखनी है, इंडेफिनिट टेंस बनाती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब इनमें से ही कोई एक होगी, कोई और नहीं होने वाली है। और क्या याद रखना है? नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, इसको मैं हटा देता हूं, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है अगर आप देख रहे हो कि एक सेंटेंस जो लिखा गया है वो पॉजिटिव लिखा गया है, जैसे ये लिखा गया है दे वर्क एट द एयरपोर्ट, तो इसको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज की जाएगी। सो नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंटेंस। सेकेंड, do not use it with a singular subject as it is plural in number। ये जो वर्ब लिखी गई है वर्क, यहाँ जो वर्क लिखा गया है या जितनी भी वर्ब, आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वर्क, स्लीप, रेस्ट, हियर, लिसन, अंडरस्टैंड, वॉक, जंप, वॉच, सी, हियर, फील, सारी की सारी जितनी भी वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल इन नंबर होती हैं, मतलब वो किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आ सकती हैं। शी के साथ आप वर्क नहीं लिख सकते, आपको वर्क्स लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एक पर्सन है और अगर हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं सिर्फ तभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो इसको कभी किसी सिंगुलर, मतलब एक पर्सन अगर की हम बात कर रहे हैं, ही, शी, किसी एक पर्सन, राम या फिर रीटा, राम के साथ तो सीता होती है या रीटा नहीं, सीता ही होती है, लेकिन आज के टाइम पे रीटा हो सकती है, खैर जो भी है। और अगर कोई ऐसा है जो बॉदर कर रहा है तो राम, कौन सा राम? राम इज माई फ्रेंड। आप किस राम के बारे में सोच रहे हो? एक ही राम थोड़ी है, राम इज एक्चुअली माई फ्रेंड। श्याम भी मेरा फ्रेंड है और वो तो पड़ोस में ही रहता है बिल्कुल। तो राम और श्याम एक्चुअल में मेरे फ्रेंड हैं, कीप दैट इन माइंड। अब वो राम रीटा के साथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद ही समझ सकते हो। इसको कभी यूज नहीं करोगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्योंकि इसका नंबर प्लूरल होता है। और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ये इतनी सारी चीजें जो फर्स्ट फॉर्म के बारे में आपको हमेशा पता होनी चाहिए। आज की क्लास लेंदी नहीं होने वाली है, लंबी नहीं होने वाली है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपको ये जो थ्योरी है, ये जो फंडामेंटल है, ये जो बेसिक है, ये ऐसे याद रखना है जैसे एबीसी। ये ऐसे याद रखना है जैसे किसी स्पेशल का नाम याद रहता है और उसको फोन में सेव करते हैं किसी और के नाम से। जैसे एक वीडियो आती थी कभी टिकटॉक पे जो बैन हो गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, थैंक गॉड बैन कर दिया है, हम तो परेशान हो गए थे उससे। तो सीन होता है उसमें कि लड़का कहता है लड़की से कि अपना फोन घर पे क्यों छोड़ के आई हो, अगर मैं इस टाइम पे फोन करूं और घर वालों को पता लग जाए तो लड़की कहती है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारा नाम बैटरी चार्ज के नाम से सेव कर रखा है, तो जब भी तुम्हारा फोन आता है मम्मी कहती है ले चार्जिंग पे लगा दे। सो यू गेट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, उसके बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में 4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ऐसे ही याद रखनी पड़ेंगी जैसे किसी का नाम याद रखते हो। सो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट फॉर्म होती है। और पास्ट फॉर्म के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस बनाती है, वैसे ही ये सेकंड फॉर्म जो होती है ये भी एक पर्टिकुलर टेंस बनाती है। वो पर्टिकुलर टेंस कौन सा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो सेकंड फॉर्म होती है, रिमेंबर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिखा था, सिर्फ इंडेफिनिट लिखा था, लेकिन इसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट लिख रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट स्पेसिफिकली इसीलिए लिखा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कभी कोई हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है, कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, क्यों दिल्ली गया, तो जो ये वेंट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे अगर मैं कहूं शी केम टू मी, शी केम टू मी, तो ये जो केम है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब कभी भी सेकंड फॉर्म के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि सेकंड फॉर्म हमेशा ही अकेली आती है। और अगर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होगी तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो टाइम डिसाइड करती है वो यहाँ पे टाइम डिसाइड नहीं कर पाएगी क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म बनाती है एंड डू नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब विद दिस फॉर्म। आपने कभी भी वेंट के साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं देखी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं देखी होगी, केम के साथ भी नहीं देखी होगी। अगर मैंने 8 लिखा तो भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होने वाली है। आप जितनी भी सेकंड फॉर्म लिखोगे उनके साथ कभी कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी ही नहीं जाएगी। अगर सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है तो स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स को एक एवरेज स्पीकर को बोलते हुए कि ही डिड नॉट इनवाइटेड मी, ही डिड नॉट इनवाइटेड मी, तो वो डिड के साथ इनवाइटेड या डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो वो अकेली ही आएगी। ये बहुत कॉमन सी चीज है जो ज्यादातर गलत बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ सिंपल डे टू डे लाइफ की जो इंग्लिश है स्पीकिंग के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। सो करेक्ट इट, अब उसको सुधारो क्योंकि बहुत छोटी सी गलती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। सेकंड फॉर्म हमेशा ही अकेली आती है। सो व्हेन एवर यू यूज डिड मेक श्योर देयर हैज टू बी अ फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई डिड नॉट सॉ द मूवी यस्टरडे, आई डिड नॉट सॉ द मूवी यस्टरडे नहीं, आई डिड नॉट सी। और क्वेश्चन होगा कि मूवी के लिए सी यूज करोगे या वॉच यूज करोगे। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होने वाले हैं कि लोग स्पीकिंग में यूज करते हैं आई डिड नॉट सी द मूवी या वॉच द मूवी। सो ये जो स्पीकिंग की एरर हैं इनको आप कंपटीशन में यूज नहीं कर सकते हो। जहां पे आप सी लिख रहे हो वहां पे आप वॉच यूज नहीं कर सकते हो। आई एम सीइंग अ मूवी ऐसा कहोगे नहीं, आई एम वॉचिंग अ मूवी। सो सी और वॉच में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं जिनके डिफरेंसेस हम वर्ब में सीखने वाले हैं और उनके एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। क्योंकि एक एवरेज स्पीकर को ये रियलाइज ही नहीं होगा कि आई डिड नॉट सी द मूवी में गलती क्या है, क्योंकि डिड नॉट सी द मूवी इज नॉट कंप्लीट। वो एक्चुअल में एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर गलत है, बट उसका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा अजीब बन रहा है, उसका रेगुलर मीनिंग नहीं है वो।
सो इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है। एग्जाम्पल्स, आई कैन राइट अ टन ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स, अपने पास से एग्जाम्पल बनाओ, खुद सोचो कि आपने कितनी बार डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, और अगर ऐसा किया है तो स्टार्ट करेक्टिंग इट फ्रॉम नाउ ऑन। देन यू हैव द थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसको परफेक्ट फॉर्म कहा जाता है। परफेक्ट का मतलब ही होता है, जैसे कोई कहता है शी इज परफेक्ट टू मी, परफेक्ट का मतलब वो मेरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल कंप्लीट है। तो परफेक्ट जो होती है, वो जो थर्ड फॉर्म होती है, वो चीजों के कंप्लीट होने पे फोकस करती है। और आपको इसके बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेंगी वो ये रही। इट फॉर्म्स परफेक्ट टेंस, जैसे कि नाम से पता लगा है परफेक्ट फॉर्म है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीटेड होता है, रिजल्ट आ गया है, या फिर चीजें कंप्लीट हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। सो इट इज अ परफेक्ट फॉर्म, और ये परफेक्ट टेंस बनाएगी, विच इज वेरी इजी to remember. Second, use has, have, had or will, shall have as a helping verb to decide its time. अगर आप इस थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे हो, ये जो थर्ड फॉर्म होती है ये कभी भी अकेली नहीं आती है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि this form ये फॉर्म लिख रहा हूं मैं यहां पे, this form cannot be used without a helping verb. इस फॉर्म को आप हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं कर सकते हो। जैसे सेकंड फॉर्म को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज करोगे, इस फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं किया जा सकता है। एक्शन की बात कर रहा हूं मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक एक्शन की, एक वर्ब की। जैसे कोई कहे he has invited her to the party. He has invited her to the party. तो हमने यहाँ पे लिखा है has, जो कि डेफिनेटली एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे invited जो कि डेफिनेटली एक मेन वर्ब है। तो ये जो मेन वर्ब है ये डिसाइड करेगी टेंस, और इसका मतलब होता है कौन सा टेंस, परफेक्ट। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये डिसाइड करेगी टाइम। और हैज प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, या फ्यूचर में होता है। तो डेफिनेटली आप कहोगे कि ये प्रेजेंट में होता है, तो ये रहा प्रेजेंट और ये रहा परफेक्ट। ऐसे ही अगर इस सेंटेंस में मैं कुछ चेंज करूं और मैं कहूं he had invited her to the party. He had invited her to the party. तो अब यहाँ पे लिखा है had, जो डेफिनेटली एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे लिखा है invited, जो डेफिनेटली एक मेन वर्ब है। तो यहाँ पे सेंटेंस में अगर कुछ बदला है तो हमने has को had कर दिया है। अब has अगर प्रेजेंट होता है तो had पास्ट होता है, तो ये रहा प्रेजेंट का परफेक्ट और ये रहा पास्ट का परफेक्ट। इसी को अगर आपको फ्यूचर में फॉर्म करना है तो सोचो क्या चेंज करने वाले हो, क्या ही बदलोगे, इनवाइटेड में कुछ चेंज करोगे, हर में या टू या पार्टी में कोई चेंज करने वाले हो, नहीं, इनमें से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जो सिर्फ एक चीज है, द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू चेंज इज द हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे विल हैव या फिर शैल हैव यूज करोगे अगर आप सब्जेक्ट भी बदलते हो तो। सो ही विल हैव इनवाइटेड हर टू द पार्टी। सो हेल्पिंग वर्ब टाइम डिसाइड करती है और मेन वर्ब टेंस डिसाइड करती है। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देन यू हैव द फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म कहा जाता है, V1 प्लस आईएनजी, जैसे प्लेइंग, वॉकिंग, जंपिंग, रीडिंग, लिसनिंग।
इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? फोर्थ फॉर्म के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? इट फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो V1 प्लस आईएनजी होती है या तो वो परफेक्ट टेंस फॉर्म करती है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म करती है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी या फिर बीन। इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी और वो हेल्पिंग वर्ब इस आईएनजी को ये बताएगी कि वो एक्चुअल में कौन से टाइम की कॉन्टिन्यूअस है। एग्जाम्पल अगर लिखे जाएं तो कुछ ऐसे होगा, दे फिलर प्लेइंग चेस, दे फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग चेस। अब यहाँ पे प्लेइंग लिखा है, आप इसको कह रहे हो कि ये फोर्थ फॉर्म है या आईएनजी फॉर्म है। इसको देख के आप ये कह सकते हो कि ये कौन सा टेंस है, ये एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन जब तक आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख दोगे तब तक आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन क्या ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। सो अगर मैं कहूं दे आर प्लेइंग चेस, तो दे के साथ आर ही लिखेंगे, इज और एम तो होगा नहीं। तो दे आर, आर का मतलब प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है या फ्यूचर होता है? तो डेफिनेटली आर का मतलब प्रेजेंट होता है। तो ये आर हुआ प्रेजेंट और प्लेइंग हुआ कॉन्टिन्यूअस, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर इसी को मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आर को चेंज कर दो जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है और उसको चेंज कर दो वर में, और वर में चेंज किया तो वर का मतलब पास्ट होता है। सो दे वर प्लेइंग चेस। अगर मैं यहाँ पे वर की जगह लिखूं दे विल बी, तो दे विल बी प्लेइंग चेस। विल भी जो हो गया है, अब फ्यूचर में डेफिनेटली हर एक स्ट्रक्चर में विल लिखा जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट है कि फ्यूचर में विल होता ही है। लेकिन इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? होने वाली है ये। सो दे विल बी प्लेइंग चेस। अब पूछोगे कि बीन कहाँ आता है, तो बीन को समझो, जब भी आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म करना होता है, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वहां पे दो हेल्पिंग वर्ब होंगी, विल शैल होगा, लेकिन उसके साथ फिर बीन लिखा जाएगा। जैसे he has been waiting outside since morning। अब ये जो टेंस हमने फॉर्म किया है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो मैं यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी परफेक्ट की और एक हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूअस की। और डेफिनेटली सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो आईएनजी में ही रहने वाली है। तो वेटिंग आउटसाइड, वेटिंग जो मेन वर्ब है मतलब ये कॉन्टिन्यूअस हुआ, लेकिन कॉन्टिन्यूअस ये सिंपल है या परफेक्ट है? वो ऐसे देखो, हैज लिखा है, हैज हैव तो हमने समझा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है, परफेक्ट टेंस में आता है, लेकिन यहाँ बीन लिखा हुआ है, तो ये रही वो बीन। तो किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन जो होती है वो इज एम आर की है, इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब होती है और हैज हैव लिखा जाता है क्योंकि वो परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसे सेंटेंस एग्जाम में पूछे गए हैं काफी बार एग्जामिनर ऐसे सेंटेंस लिखता है। अब इसी को या तो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ऐसे 4 पार्ट में और कहेगा कि स्पॉट दी एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो डी आपका आंसर होगा, नो एरर, और अगर इनमें से किसी में चेंज करना है तो फिर एरर यहाँ पे होगा। अब वो लिखता कैसे है, तो वो इन वर्ब की जो फॉर्म होती है, इस वर्ब की फॉर्म को अगर उसने अंडरलाइन किया है तो आपको 4 ऑप्शन देगा, कहेगा कि यहाँ हैज बीन लिखोगे या हैड बीन लिखोगे या विल बीन लिखोगे, या फिर वो ऐसा करने वाला है कि इसको एरर स्पॉटिंग में सिलेक्ट करेगा और इसको लिखेगा ही इज वॉचिंग या ही इज वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। तो आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हो कि ही इज वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, वो स्ट्रक्चर अनग्रामेटिकल होगा क्योंकि हम इस टाइम रिलेटेड वर्ड के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कवर करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि बीन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी के साथ यूज की जाती है। और क्या समझना है इसके बारे में? दैट्स इट, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म करेगी और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो इनमें से कोई एक होने वाली है।
So now it is the last form. It is the last form, and before we discuss कि फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, SEIS वाली फॉर्म क्या होती है, I would like to say कि आप इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो और मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वो जो बटन होता है सब्सक्राइब का, प्रेस करो उसे एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो, ताकि हर किसी को ये सिंपल और बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एक्चुअल में टेंस को कैसे पढ़ा जाता है. थ्रू आउट द कोर्स हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और चीजों को ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं. सो फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम SEIS वाली फॉर्म कहते हैं, इस फॉर्म के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या आपको याद रखना है. ये जो फिफ्थ फॉर्म होती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाती है. जैसे हमने सेकंड फॉर्म के साथ लिखा था कि ये पास्ट इंडेफिनिट बनाती है, वैसे SEIS वाली जो फॉर्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाती है. अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा गया है, तो अगर आपको याद रहा हो, अगर आपको याद है कि सेकंड फॉर्म के साथ उन्हें पास्ट इंडेफिनिट लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी. इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि इसके साथ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी. नो हेल्पिंग वर्ब. जब भी SEIS वाली फॉर्म यूज करोगे, जब भी इसके साथ, जब भी SEIS वाली फॉर्म यूज करोगे तो उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी. और अगर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो वो अकेली ही डिसाइड करेगी कि इसका टाइम और टेंस क्या है. जब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो टाइम बदलेगा नहीं, और अगर टाइम बदलेगा नहीं तो ये हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही रहने वाला है. सो डू नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब विद दिस फॉर्म. दो चीजें. एक चीज और है जो आपको याद रखनी है. सिंपल अगर मैं कहूं कि आपको अगर लिखना हो सेंटेंस he play या plays well. ही का कोई भी हो सकता है, के राहुल हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, इट कैन बी एनीवन. तो ही प्लेज या ही प्ले वेल, इसके साथ कौन सी फॉर्म लिखोगे? ही जो सब्जेक्ट है, क्या हम एक पर्सन की बात करें एक से ज्यादा की? तो ही अकेला पर्सन है, सिंगुलर है, तो आप इसके साथ कभी भी ये फॉर्म यूज नहीं करोगे. तो इसके साथ हमेशा प्लेज यूज होने वाला है. क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म होती है, ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये होती है सिंगुलर इन नंबर. सिंगुलर मतलब ये किसी एक ही पर्सन के साथ यूज की जा सकती है, सिर्फ सिंगुलर के साथ. तो डू नॉट यूज दिस फॉर्म विद अ प्लूरल सब्जेक्ट. इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी आपको यूज नहीं करना है. So there are three things that you need to remember. Present indefinite बनाती है, इसके साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, और क्योंकि ये नंबर में सिंगुलर होती है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही आएगा, या फिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज की जाएगी. So that's it for today. आज के लिए इतना काफी रहेगा. अभी आपको करना क्या है, किसी भी बुक से कहीं भी जितने भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हो वो एग्जाम्पल्स देखो और पता लगाओ कि एक्चुअल में क्या आप उनका टेंस पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते हो, या